नमस्कार मित्रों, जया लिटरेचर में आपका पुनः स्वागत है और मैं हूँ जयंती। आज मैं आपके लिए मन्नू भंडारी जी की कहानी मजबूरी लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए सुनिए कहानी मजबूरी। बेटू को खिलावे जो एक घड़ी, उसे पहनाऊँ मैं सोने की घड़ी। बेटू को खिलावे जो एक पहर, उसे दिलाऊं मैं सोने की मोहर। बूढ़ी अम्मा जोर जोर से यह लोरी गा रही थी और लाल मिट्टी से कमरा लीप रही थी। उनके घोंसले जैसे बालों में से एक मोटी सी लट निकलकर उनके चेहरे पर लटक आई थी, जो उनके हिलते हुए सिर के साथ हिल हिल कर मानो लोरी पर ताल ठोंक रही थी। बर्तन मलने के लिए आई हुई नर्मदा ने जो यह देखा तो हैरत में आ गई और बोली, अम्मा, यह क्या हो रहा है? कल तो गठिया में जुड़ी पड़ी थी, दर्द के मारे तन बदन की सुध नहीं थी और आज ऐसी सर्दी में आंगन लीपने बैठ गई। एक क्षण को अम्मा का हाथ रुका, फिर पुलकित स्वर में वे बोली, अरे नर्मदा, मेरा बेटू आ रहा है कल। फिर गाने के ही लहजे में बोली, बेटू मेरा आवेगा। ओहो, तो रामेश्वर लल्ला आ रहे हैं कल? नर्मदा ने पूछा। मैं कह नहीं रही थी कि छुट्टी मिली नहीं कि वह दौड़ा आएगा। अम्मा के मारे तो उसके प्राण सूखते हैं। इतना बड़ा हो गया, फिर भी यहाँ आएगा तो रात में एक बार मेरी गोदी में सोएगा। पर इस बार मैं कह दूंगी कि चल, मैं तुझे गोदी में नहीं लूंगी। तू गोदी में सोएगा या बेटू? और वे हंस पड़ी जैसे कोई भारी मजाक कर दिया हो। फिर एकाएक काम का ख्याल आ जाने से बोली, लेरी, मैंने खड़िया भिगो रखी है, जरा बाहर के आंगन को मार दे। बस ऐसा मारना कि सब देखते ही रह जाएं। क्या करूं, आजकल हाथ कांपने लगा है, नहीं तो मैं ही मार लेती। नर्मदा को खड़िया के काम में लगाकर वे फिर गाने लगी, आओरी चिड़िया चून करो, बेटू पर राई नून करो, नून करो, नून करो। ले, मैं तो भूल ही गई, क्या है इसके आगे? रामेश्वर छोटा था तो ढेरों याद थी, उसके बाद तो छोटा बच्चा ही घर में नहीं रहा, सो सब भूल गई। मेरा रामेश्वर तो बिना लोरी सुने कभी सोता ही नहीं था। बेटू भी जरूर उसी पर होगा। अब तो दौड़ता फिरता होगा आंगन में, और उनकी धुंधली आंखों के आगे जैसे दौड़ते फिरते बेटू के चित्र बनने बिगड़ने लगे। उसी कल्पना में खोई खोई वे बोलती गईं, पहले बहू लेकर आई थी तब तो 2 महीने का था, बस पालने में पड़ा पड़ा हाथ पैर मारता था और मैं जाकर खड़ी हो जाती थी तो टुकुर टुकुर मुझे ही निहारा करता था। सूरत भी एकदम रामेश्वर पर ही पड़ी है उसकी। अब तो खुद देख लेना, सारा घर नापता फिरेगा। और वे हंस पड़ी। इन सब कल्पनाओं से ही रह रहकर उनका शरीर रोमांचित हो रहा था। अम्मा का काम समाप्त हुआ तो मिट्टी में सनी दोनों हथेलियों को जमीन पर पूरे जोर से टिकाते हुए उन्होंने उठने का प्रयत्न किया, पर एक सर्द आह सी उनके मुंह से निकल कर रह गई। वे उठ नहीं पाईं तो बड़े ही कातर स्वर में बोली, अरे नर्मदा, मुझे जरा उठा दे रही। घुटने तो जैसे फिर जुड़ गए। जुड़ेंगे तो सही, ऐसी सर्दी में जब से मिट्टी में सनी बैठी हो। बेटे बहू आ रहे हैं तो ऐसी क्या नवाई हो रही है, सभी के घर आते हैं। और नर्मदा ने अम्मा को सहारा देकर उठाया, उनके हाथ धुलाए और खटिया पर लिटा दिया। तू भी कैसी बात करती है नर्मदा, 2 बरस बाद मेरा बेटा आ रहा है और मैं आंगन भी न लीपूं। 2 बरस बाद आ रहा है तो मैं तो यही कहूँगी कि उनमें मोह माया नहीं है, तुम यूं ही मरी जाती हो उनके पीछे। देख नर्मदा, मेरे रामेश्वर के लिए कुछ मत कहना, यह तो मैं ही जानती हूँ कि 2-2 बरस मुझसे दूर रहकर उसके दिन कैसे बीतते होंगे। पर क्या करें, नौकरी तो आखिर नौकरी ही है।
मेरे पास आज लाखों का धन होता तो बेटे को यूं नौकरी करने परदेस नहीं दुरा देती, पर। और उनके कुछ क्षण पहले पुलकते चेहरे पर मायूसी छा गई। आंखें अनायासी डबडबा आईं। नर्मदा यहाँ बरसों से काम करती है। अम्मा के लिए उसके मन में अपार श्रद्धा है, पर बेटे के प्रसंग को लेकर वह जब तब उनका दिल दुखा दिया करती है। कुछ और खरी खोटी सुनाने का उसका मन हो रहा था, पर आज अम्मा पर तरस खाकर चुप रह गई। जब तक वह काम करती रही, अम्मा शून्य में ताकती, जाने क्या सोचती रही। बोली एक शब्द भी नहीं। जब वह जाने लगी तो ना चाह कर भी उन्हें कहना पड़ा, तू जाते समय ग्वाले को कहती जाना कि कल दूध जल्दी दे जाए, और अब से दूध ज़्यादा लगेगा। बच्चे वाले घर में तो दूध पूरा ही रहना चाहिए। जब तक वे लोग यहाँ रहें तब तक तू भी चौका बर्तन करके यहाँ रहा करना। घर में 5 प्राणी रहते हैं तो काम तो निकल ही आता है। फिर बच्चे का साथ रहेगा, देने लेने की चिंता मत करना। मैं रामेश्वर को 1 कहूँगी तो वह 5 देगा। कुछ तो गठिया के दर्द ने और कुछ नर्मदा की बातों ने अम्मा का उत्साह तोड़ दिया। बहुत से काम उन्होंने सोच रखे थे, पर वे कुछ न कर सकी। बस अपनी खाट पर पड़े पड़े भूली बिसरी लोरियां याद करके गुनगुनाती रहीं। धीरे धीरे रात के अंधकार में उनके मन की मायूसी भी डूब गई और वे भोर होने के पहले ही उठ बैठी। घुटने का दर्द मन के उत्साह को खो गया। बेटे पोते से मिलने की उमंग में मौसम की ठंडक भी जैसे जाती रही। 7 बजते बजते तो वे सब घर ही पहुंच जाएंगे। 7 छोटा बच्चा है, दूध तो गर्म करके रख ही दूं। फिर उन दोनों को भी चाय की आदत होगी। ऐसी सर्दी में चाय तैयार नहीं मिलेगी तो अम्मा को क्या कहेंगे भला। दूसरा चूल्हा भी जला दूं, नहाने को गर्म पानी भी तो चाहिएगा। उस कड़कती सर्दी में ठिठुरते ठिठुरते अम्मा ने बेटे बहू को गर्म करने के सारे आयोजन कर डाले। फिर सोचा, लगे हाथ तरकारी भी काट ही दूं, नहीं तो वे इधर आएंगे और उधर मैं चूल्हे में सिर देकर बैठ जाऊंगी। बरसों में मेरा बेटा आ रहा है, घड़ी 2 घड़ी उससे बात भी नहीं करूंगी। इनका क्या, ये तो अपने राजी खुशी पूछकर औषधालय चल देंगे। तरकारी भी कट गई, अब क्या करूं। अम्मा अपने को इतना व्यस्त कर देना चाहती थी जिससे प्रतीक्षा के बोझिल क्षण महसूस न हो, पर समय जैसे बीत ही नहीं रहा था। तभी दूर कहीं घोड़ों के घुंघरुओं की आवाज़ आई और तांगा अम्मा के घर के सामने रुका। अम्मा पागलों की तरह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। रामेश्वर की गोद से उन्होंने झपट कर बच्चे को ऐसे छीना मानो किसी चोर उचक्के के हाथ से वे अपने बच्चे को छीन रही हों, और कस कर उसे सीने से चिपका लिया। चरण छूते हुए रामेश्वर की पीठ पर हाथ फेरते हुए दूसरे हाथ के घेरे में उसे भी लपेट लिया। बच्चा एकाएक इतना प्यार और शारीरिक कष्ट पाकर रो उठा और माँ के पास जाने के लिए मचलने लगा। वे उसके आंसू पोंछने लगी तो उनकी अपनी आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। पुचकारने पर भी जब बच्चा चुप नहीं हुआ तो बहू की ओर बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, अभी मुझे पहचानता नहीं, एक बार मुझे पहचानने लगेगा तो छोड़ेगा नहीं। उपेक्षित सी एक और खड़ी बहू ने बच्चे को ले लिया। चाय पानी हो गया और रामेश्वर नहाने चला गया तो अम्मा ने बहू को अकेले पाकर कहा, खबर तो दी होती बहू कि तुम्हारे महीने चढ़े हैं। कितने महीने हैं? झेंपते हुए बहू ने उत्तर दिया, यह भी कोई लिखने की बात थी अम्मा। फिर जरा रुकते कहा, मानो कहने का साहस बटोर रही हो, अम्मा इस बार बेटू को आप ही रखेंगी। जैसे भी हो मैं यहाँ हूँ, तब तक उसे अपने से हिला लीजिए। मैं तो इसके मारे ही परेशान थी। दो को तो अम्मा आंखें फाड़ फाड़ कर ऐसे देख रही थी मानो जो कुछ सुन रही हैं उस पर विश्वास करें या नहीं। फिर एकाएक बोल पड़ी, तुम क्या कह रही हो बहू? बेटू को मेरे पास छोड़ जाओगी? मेरे पास? सच? हे भगवान, तुम्हारी सब साध पूरी हो, तुम बड़भागी हो। मेरे इस सोने घर में एक बच्चा रहेगा तो मेरा तो जन्म सफल हो जाएगा। फिर वे एकाएक रो पड़ी। तुम क्या जानो बहू, अपने कलेजे के टुकड़े को निकाल कर मुंबई भेज दिया।
रामेश्वर के बिना यह घर तो मसान जैसा लगता है। ये ठहरे संत आदमी, दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं। मैं अकेली ये पहाड़ जैसे दिन कैसे काटती हूँ, सो मैं ही जानती हूँ। भगवान तुम्हें दूसरा भी बेटा दे, तुम उसे पाल लेना, पर देखो अपनी बात से मुड़ना नहीं। मैं तभी रामेश्वर ने ठिठुरते हुए रसोई में प्रवेश किया। अम्मा, एक अंगीठी जरा इधर रख दो। मुंबई में रहकर तो सर्दी सहने की आदत ही नहीं रही, यहाँ तो नहाते ही जैसे जम गया। अम्मा ने अंगीठी रामेश्वर के पास सरका दी। तभी रामेश्वर का ध्यान अम्मा के कपड़ों की ओर गया। यह क्या अम्मा, तुम कुछ भी गर्म कपड़ा नहीं पहने हो? सर्दी खा गई तो बीमार पड़ जाओगी। फिर तुम्हें गठिया की भी तो तकलीफ है, ऐसे कैसे चलेगा? ना हो तो बनवा लो कपड़े, मैं रुपए दे दूंगा। पर यह सब अनसुना करके अम्मा बोली, देख, आज बहू ने कह दिया है कि बेटू अब मेरे पास रहेगा, और अब जो बच्चा होगा वह तुम्हारे पास। तू कहीं टाल मत जाना, बात पक्की हो गई, आज से बेटू मेरा हुआ। अरे हम सभी तो तुम्हारे हैं अम्मा, बोलो नहीं है? परिहास के स्वर में रामेश्वर बोला। हो क्यों नहीं, मेरे नहीं हो तो और किसके हो, पर बेटू आज से मेरे पास रहेगा, अम्मा ने कहा। तभी वैद्यराज जी कुछ खाली शीशियां लेकर आए तो अम्मा बोली, सुनते हो जी, इस बार बेटू यहीं रहेगा। बेचारी बहू खुद अभी बच्ची है, दो दो को कैसे संभालेगी? और फिर पहले बच्चे पर तो यूं भी दादी का हक होता है। उनके हाथों की गति बढ़ गई थी और वे अब उठने बैठने में जरा भी तकलीफ महसूस नहीं कर रही थी। दोपहर को नर्मदा से भी कहा, बहू के तो फिर बच्चा होने वाला है, बेचारी दो दो को कैसे संभालेंगी? सो मुझसे कहने लगी, अम्मा, बेटू को तो तुम्हें ही रखना पड़ेगा। उसे कहने में बड़ा संकोच हो रहा था कि मुझे बुढ़ापे में तकलीफ होगी, पर तू ही बता, घर के बच्चे को रखने में कैसी तकलीफ भला? ऐसे समय में घर के ही लोग काम न आएंगे तो कौन आएंगे भला? इसके बाद घर में जो कोई भी आया उसे यही खबर सुनाई गई। अम्मा इस बात का इतना प्रचार कर देना चाहती थी कि यदि अब किसी कारण से बहू का मन फिर भी जाए तो शर्म के मारे ही वह अपना इरादा न बदल पाए। अम्मा का सारा दिन बेटू को खिलाने में और उसकी नोन राई करने में ही बीतता। जाने कैसी कैसी औरतें घर में आती हैं, तंदुरुस्त सुंदर बच्चे को कड़ी नज़र से देख जाएं तो लेने के देने पड़ जाएं। बेटू को लेकर उनके शिथिल और नीरस जीवन में नया उत्साह आ गया था। घुटनों के दर्द के मारे कहाँ तो वे अपने शरीर का बोझ ही नहीं उठा पाती थीं और कहाँ जब वे बेटू को लादे फिरती हैं। जब शाम को उसके साथ आंख मिचौनी खेलती, बेटू का घोड़ा बनकर आंगन में दौड़ती फिरती। बेटू के साथ साथ उनका भी जैसे बचपन लौट आया था। देखने वाले अम्मा के पागलपन पर हंसते, पर इसकी उन्हें जरा भी चिंता नहीं थी। रामेश्वर ने टोका, अम्मा, क्यों उसे लादे फिरती हो? यूं ही तुम्हारे घुटनों में दर्द रहता है तो बिगड़ पड़ी। कैसी बातें करता है रामेश्वर, इसमें भी कोई वजन है तो उठाना भारी पड़े? फूल जैसा तो हल्का है, खाली खाली दोनों बेला मिलते टोक दिया। माँ बाप की नज़र ही सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को, तभी तो बेटू एक दिन ठीक नहीं रहता। निश्चित समय पर दूध पिलाना, शीशी में दूध भरना, बाद में उसकी सफाई करना आदि सब काम अम्मा के लिए बिल्कुल नए थे। उन्होंने तो रामेश्वर को अपने ढंग से पाला था। जब बच्चा रोया, झट दूध पिला दिया। दूध के लिए भी समय देखना पड़ता है, यह बात उनके लिए एकदम नई थी। 2 साल तक तो उन्होंने रामेश्वर को अपना दूध पिलाया था, उसके बाद गिलास से पिलाती थी। यह शीशी का नखरा उस जमाने में था ही नहीं, और होगा भी तो शहरों में। पर रमा से बड़ी लगन और तत्परता से एक जिज्ञासु विद्यार्थी की तरह उन्होंने यह सब भी सीखा। पति से जिद करके औषधालय की दीवार घड़ी, जो पिछले 20 वर्षों से वहीं लगी थी, उतरवा कर घर में लगवाई। उनके एकाकी जीवन में समय का कोई महत्व ही नहीं था। न पति को दफ्तर जाना रहता था, न बच्चों को स्कूल, जो समय पर कोई काम करना पड़े। पर अब एकाएक ही उन्हें घड़ी की आवश्यकता महसूस होने लगी थी। यूं उनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर थी, पर दूध के समय उन्होंने जो याद किए तो कभी नहीं भूली।
शुरू शुरू में यह सब उन्हें बड़ा अटपटा सा लगा था, फिर भी वे सारा काम बड़ी सतर्कता से करती। शीशी से दूध भरते समय उनका बूढ़ा हाथ अक्सर कांप जाया करता था और दूध बाहर को गिर जाता था। उस समय वे एक असफल विद्यार्थी की तरह सफाई पेश करती थी। बहुत जल्दी सीख लूँगी बहू। जरा सा हाथ कांप गया था। फिर शीशी का मुंह भी तो कितना छोटा है। उनका कहने का भाव ऐसा होता मानो वे कह रही हों कि इस छोटी सी गलती के कारण ही कहीं तुम बेटू को ले मत जाना। 20 दिन बाद जब बहू ने अपनी माँ के घर प्रयाण किया तो बेटू ने न जिद की न वह रोया ही। बहू के कड़े नियंत्रण के बाद दादी के असीम दुलार में रहना, जहाँ कोई बंधन नहीं, अंकुश नहीं, बेटू को बड़ा अच्छा लगा। बहू चली गई। अम्मा ने निश्चिंतता की एक सांस ली। महीना बीतते न बीतते खबर आई कि बहू के दूसरा भी लड़का हुआ है। अम्मा की छाती पर से जैसे एक भारी बोझ हट गया। संशय का एक कांटा जो रमा के जाने के बाद भी उनके मन में चुभा करता था, वह भी निकल गया। बेटू अब मेरा है, पूरी तरह मेरा है। यह भावना उस दिन जाकर पूरी तरह उनके मन में जम पाई। जाने से पहले रामेश्वर ने अम्मा और पिताजी के लिए ढेर सारे कपड़े बनवाए थे। अम्मा सारे मोहल्ले की औरतों को दिखाती फिरती, जो कोई आता उसी से कही। अम्मा के पीछे तो बस रामेश्वर पागल है, न आगे की सोचता है न पीछे की। उसका बस चले तो मुझ पर ही सारा घर लुटा दे। लाख मना करती रही पर एक बात नहीं मानी। अब बुढ़ापे में ये छपी साड़ियाँ पहनकर कहाँ जाऊंगी, पर वह क्यों सुनने लगा। यह सब कहते समय उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर चमक आ जाती और वे आंखें मूंद कर अपने बेटे के चिरायु होने की कामना करती। जब रामेश्वर के जाने का समय आया तो उन्होंने रो रो कर घर भर दिया। हिचकियाँ लेते हुए बोली, देख रामेश्वर, यह 2-2 बरस तक घर का मुंह ना देखने वाली बात अब नहीं चलेगी। साल में एक बार तो आ ही जाया कर मेरे लाल। नौकरी की जगह नौकरी है और माँ बाप की जगह माँ बाप। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। किसी दिन भी आंख मूंदी रह गई तो मैं तेरी सूरत को भी तरस जाऊंगी। सो कम से कम अपनी इस बुढ़िया माँ को। पर आगे वे कुछ नहीं कह सकी, बस फूट फूट कर रोने लगी। आंसू भरी आंखों से वे रामेश्वर के तांगे को तब तक देखती रहीं जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गया। उसके बाद उन्होंने कसकर बेटू को अपनी छाती से चिपका लिया। दूसरे साल रामेश्वर नहीं आया, केवल रमा आई, शायद बेटू को देखने। पर बेटू को जो देखा तो उसका माथा ठनक गया। जिस बेटू को वह छोड़ गई थी और जिसे अब वह देख रही हैं, दोनों में कोई सामंजस्य ही नहीं था। बात बात में उसकी जिद देखकर रमा का खून खौल जाता। खाना वह दादी अम्मा के हाथ से खाता और सारे दिन चरता रहता था। रात में सोता तो दादी अम्मा के दोनों अंगूठे पकड़कर सोता। कुछ न कुछ जब तक दादी अम्मा उसे लोरी नहीं सुनाती तब तक उसे नींद नहीं आती थी। सारे दिन दादी अम्मा की धोती का पल्ला पकड़कर उनके पीछे पीछे घूमा करता। शाम को गली मोहल्ले के गंदे गंदे बच्चों के बीच खेलता। उसे देखकर कौन कहेगा कि यह एक पढ़ी लिखी सभ्य लड़की का बच्चा है। घर के सामने से जो कोई भी फेरी वाला निकलता उससे बेटू को जरूर कुछ न कुछ खरीदना होता। न दिलवाने से जमीन आसमान एक कर देता। मचल मचल कर सारे आंगन में लौटता। आखिर रमा को जबान खोलनी ही पड़ी। अम्मा, आपने तो इसे बिगाड़ कर धूल कर रखा है, इस तरह कैसे चलेगा। दादी माँ ने हंसते हुए बड़े ही सहज भाव से कहा, अरे बचपन में कौन जिद नहीं करता बहू। रामेश्वर भी तो ऐसे ही करता था। यह तो सच हो बहू उसी पर पड़ा है। यही तो उम्र होती है जिद करने की। 1-2 साल और कर ले, फिर अपने आप सब कुछ छूट जाएगा। और वे मुग्ध भाव से गोद में बैठे बेटू के बालों में अंगुलियां चलाने लगी। रमा खून का घूंट पीकर रह गई। रमा की इच्छा हुई बेटू को अपने साथ ले जाए, पर 1 साल का पप्पू ही उसे इतना परेशान करता था कि दोनों को एक साथ रखने का साहस नहीं हुआ। मुंबई जाते ही उसने अम्मा के पास जरा खरी खरी भाषा में पत्र पहुंचाने आरंभ कर दिए। जैसे ही वह 4 साल का हुआ, रमा ने लिख दिया कि अम्मा अब उसे वहाँ के नर्सरी स्कूल में भर्ती करवा दें, कम से कम कुछ तमीज़ तो सीखेगा। चिट्ठियाँ पढ़ती तो अम्मा को लगता
बहू का तो दिमाग बौरा गया है। रमा के पत्र आते रहे और अम्मा का ढर्रा अपने ढंग से चलता रहा। 2 साल बाद फिर रमा और रामेश्वर अपने 3 साल के पप्पू को लेकर आए। पप्पू ने अंग्रेजी की छोटी छोटी कविताएं याद कर रखी थीं और बड़े अदब के साथ बोलता था। अभी 2 महीने पहले ही रमा ने उसे वहाँ के अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करवाया था, पर बेटू वैसा ही था जैसा रमा उसे छोड़ गई थी। उम्र में वह जरूर बड़ा हो गया था, बाकी सब कुछ वैसा ही था। रमा उठते बैठते रामेश्वर से कहती, जैसे भी हो इस बार बेटू को लेकर चलना ही होगा। यही हाल रहा तो इसकी ज़िंदगी चौपट हो जाएगी। यह भी कोई ढंग है भला? अम्मा को बड़ा दुख होगा। फिर बेटू तुम्हारे पास जरा भी तो नहीं आता। वह अम्मा को छोड़कर कैसे रहेगा? ये सारी बातें सोच लो। रामेश्वर इस प्रसंग को जैसे टालना चाहते थे। अम्मा के दुख की बात मैं मानती हूँ, रमा ने अपने आवेश को दबाते हुए कहा, पर जब उन्हें लिखा कि स्कूल में डाल दो तो वह भी तो उनसे नहीं हुआ। जैसे बताती हूँ वैसे तो रखती नहीं। अब इनके 2 दिन के सुख के लिए बच्चे का सारा भविष्य बिगाड़ कर रख दूँ। उसका गला भर्रा आया था। रामेश्वर बेचारा बड़े धर्म संकट में था। उसे पत्नी की बातों में भी सार नजर आता था और वह अम्मा की भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। सो बिना कुछ निर्णय लिए सारी बात रमा पर छोड़कर वह मुंबई लौट गया। रमा कभी मिठाई दिलाकर, कभी तांगे में घुमाकर बेटू को अपने से हिलाने की कोशिश करने लगी। बेटू को तांगे में घूमने का बेहद शौक था, जो कम ही पूरा होता था। अम्मा को कभी स्वप्न में भी ख्याल नहीं था कि रमा पप्पू के रहते हुए भी बेटू को ले जाने का प्रस्ताव रखेगी। जिस दिन उन्होंने सुना, उनके पैरों तले की जमीन सरक गई। जब रमा ने बेटू को उनके पास छोड़ने का प्रस्ताव रखा था, तब भी एकाएक उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। ठीक उसी प्रकार ले जाने की बात पर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। फिर भी कांपते स्वर में कहा, कैसी बात करती हो बहू? मेरे बिना वह पल भर भी तो नहीं रहता। इतना बड़ा हो गया, फिर भी जब तक मैं कौर नहीं देती तब तक खाता नहीं। सो एकाएक मुझसे दूर कैसे रहेगा? नहीं रहेगा तो थोड़े दिन रो लेगा। आखिर उसकी पढ़ाई का सिलसिला भी तो जमाना है। अम्मा देखो, पप्पू स्कूल जाने लगा और यह अभी तुम्हारा पल्ला पकड़े पकड़े ही घूमता है। अरे पढ़ लेगा बहू, पढ़ लेगा। उम्र आएगी तो पढ़ भी लेगा। यह मत सोचना कि मैं उसे गंवार ही रहने दूंगी। रामेश्वर को भी तो मैंने ही पाला पोसा है, उसे क्या गंवार ही रख दिया? फिर यह तो मुझे और भी प्यारा है, मूल से ब्याज ज़्यादा प्यारा होता है। सो इसे तो मैं खूब पढ़ाऊंगी। तू जरा भी चिंता मत करना बहू। पर इसे ले जाने की बात की तो मैं। और वे फफक फफक कर रो पड़ी। रमा की आंखों में भी आंसू तो आ गए, फिर भी उसने अपने पर काबू पाते हुए और स्वर को भरसक कोमल बनाकर कहा, मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती अम्मा, पर आपके इस जरूरत से ज़्यादा प्यार नहीं तो इसे बिगाड़ कर धूल कर दिया है। एक भी आदत तो इसमें अच्छी नहीं है। यदि आप सचमुच ही इसे प्यार करती हैं और इसका भला चाहती हैं तो इसे मेरे साथ भेज दीजिए। और इसके साथ दुश्मनी ही निभानी है तो रखिए इसे अपने पास। कहने के बाद ही रमा को लगा जैसे बहुत कड़ी बात कह गई हो। मैं अपने बेटू के साथ दुश्मनी निभाऊंगी? मैं उसकी दुश्मन हूँ? मैं तू मेरे प्यार की परीक्षा लेना चाहती है? पर ऐसी कठिन परीक्षा तो मत ले बहू, इससे तो तू मेरे प्राण ही ले ले। उनका रोना बदस्तूर जारी था, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने अपने को संभाला और स्वर संयत करके बोली, ले जा बहू, ले जा। मेरा बेटू फूले फले, पढ़ लिख कर लायक बने। इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? मेरा क्या है, मेरी 4 दिन की जिंदगी, उसकी हंसी खुशी के लिए मैं तेरे बच्चे की जिंदगी नहीं बिगाड़ूंगी। मैं अपढ़ गंवार औरत ठहरी, इसे लायक कहाँ से बनाऊंगी? तू इसे ले जा। कुछ दिनों को मेरी जिंदगी में हंसी खुशी आ गई, इसी में तेरा बड़ा जस मानूंगी। और रमा कुछ कहे उसके पहले ही उन्होंने रसोई घर में जाकर भीतर से किवाड़ बंद कर लिए। अभी आप सुन रहे थे कहानी मजबूरी। लेखिका थी मन्नू भंडारी। कहानी अगर आपको पसंद आए तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं
तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी कहानियाँ आगे भी पढ़ने को मिल सकें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।